टर्मिनल्स वाले सवाल किए, सिमेट्रिक सर्किट्स को सॉल्व किए, ठीक है, सिमेट्रिक सर्किट्स को सॉल्व किया, इन सब चीज के अंदर अपन ने सारी चीजों को देखा, ठीक है। तो आप लोगों को इन सब चीज का ध्यान रखना है, किस तरीके से सर्किट्स को सॉल्व किया जाता है। नोट्स के अंदर सारी चीजें अवेलेबल हैं, किसी को अगर उसके अलावा प्रॉब्लम हो तो वो कॉल करके पूछ सकता है। फिर हमने बात की थी किरचॉफ्स लॉ की, ठीक है। तो आफ्टर दैट वी हैड स्टडीड किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के अंदर अपन ने दो लॉ पढ़े थे, केवीएल पढ़ा था वोल्टेज लॉ एंड केसीएल पढ़ा था करंट लॉ। तो हमने ये दो की बात की थी, वोल्टेज लॉ की और करंट लॉ की, और इन दोनों पे बेस्ड अपन ने सारे काम किए। फिर अपन ने इन्हीं पे बेस्ड एक प्रिंसिपल पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है। और हमने ये बोला था दैट दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज नथिंग बट बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ किरचॉफ लॉ ओनली, ठीक है। और ये एक कंडीशन है, जिस कंडीशन से अपन ने ये बताया कि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी था कि अगर रेजिस्टेंसेस का रेशियो बराबर हो जाए तो ब्रिज में से करंट जीरो हो जाता है। इस बार भी मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग द सेम आंसर्स। आंसर शीट के अंदर बहुत सारे बच्चों के एकदम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम आंसर है, ठीक है, और वही इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। तो बेटा अब 12th क्लास है, ठीक है, अब 12th क्लास है, वैक्सीनेशन भी बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है। इस साल बोर्ड कैंसिल होने के तो चांसेस 0.1% है, ठीक है। तो आप ऐसा तो मानना मत कि बोर्ड कैंसिल होगा, और जो लोग अभी भी चीटिंग कर करके एग्जाम दे रहे हैं फिर उनके लिए थोड़ा फ्यूचर में दिक्कत आने वाला है, ठीक है। अभी भी मैंने बहुत स्टूडेंट्स की कॉपीज देखी हैं, दे आर ओनली चीटिंग इन दी एग्जाम्स, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा क्लास के अंदर, बट उनको लगता है कि सर को पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, जितने भी बच्चों ने चीटिंग की है सारी की कॉपीज मुझे पता चल रही, ठीक है। आप चाहें तो मैं उनका एक एक का नाम भी बता सकता हूँ आपको स्क्रीन पर लिख के। प्लीज, 12th क्लास है, ठीक है। फेल हो जाते हैं 12th क्लास में तो बहुत दुख होता है, पड़ोसी और रिश्तेदारों को हमसे ज्यादा दुख होता है, तो उस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखें। चलिए, तो किरचॉफ लॉ हमने पढ़ा था, व्हीटस्टोन ब्रिज की हमने बात की, ठीक है, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की बात की। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड एक प्रिंसिपल पढ़ा जिसे अपन कहते हैं मीटर ब्रिज, ठीक है। और इस मीटर ब्रिज के हेल्प से, इस मीटर ब्रिज के हेल्प से हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस मीटर ब्रिज के हेल्प से हमने अननोन रेजिस्टेंसेस को डिटरमाइन करने की ट्रिक सीखी, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंसेस को डिटरमाइन करने की हमने ट्रिक सीखी थी, हमने किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को डिटरमाइन करना है उसकी बात की थी। बेटा अब आज की क्लास में हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, तो आज की क्लास में हम पोटेंशियोमीटर शुरू करने जा रहे हैं। पोटेंशियोमीटर का नोट्स आपको मिल चुका है, ठीक है, नोट्स आपको पहले मिल चुके हैं पोटेंशियोमीटर के। पोटेंशियोमीटर मैंने एग्जाम में दिया नहीं था, लेकिन आज के पेपर में आज मैं पोटेंशियोमीटर करवा रहा हूँ। एंड पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट भी है आपके 12th क्लास के अंदर, एंड आपके पोटेंशियोमीटर का थ्योरी भी है, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी काफी अच्छे अच्छे लेवल के बनते हैं, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं रिवाइज करवाना चाहता हूँ, दैट इज व्हेन current flowing in the circuit, when current flowing in the circuit becomes zero, जब सर्किट में करंट जीरो हो जाए, when current flowing in the circuit becomes zero, then V बराबर E होता है, मतलब मेजर्ड पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल बराबर ईएमएफ के हो जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट। ऐसा कैसे हो जाता है, तो सर अपन ने एक इक्वेशन पढ़ी थी V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अगर मैं इसमें I की वैल्यू को जीरो कर दूं तो मेजर्ड पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मेजर्ड पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा, ईएमएफ के बराबर। एंड दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। बेसिकली पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमें अननोन ईएमएफ को पता करके बताता है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द अननोन ईएमएफ ऑफ अ सर्किट, एक किसी भी सर्किट का अननोन ईएमएफ अपन को कैलकुलेट करना है किसी सेल का, तो अपन पोटेंशियोमीटर डिवाइस को यूज करें। अब वो पोटेंशियोमीटर डिवाइस कौन से प्रिंसिपल पे यूज वर्क करता है, तो वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर सर्किट में करंट जीरो हो गया तो मेजर्ड पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, और ईएमएफ को ही हम पोटेंशियोमीटर के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। बेटा मैंने अपना कैमरा भी ऑन कर रखा है और स्क्रीन शेयरिंग भी है, तो आप दोनों मोड्स पे स्विच करते रहिए अपने हिसाब से।
सो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? तो पोटेंशियोमीटर इट इज अ डिवाइस टू मेजर द अननोन EMF ऑफ द सेल। किसी भी सेल के अननोन EMF को कैलकुलेट करने के लिए, हम डिटरमाइन करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का सहारा लेते हैं। वी यूज पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब ये पोटेंशियोमीटर डिवाइस दिखता कैसा है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है? बेसिकली मुझे इसके अंदर EMF को मेजर करने के लिए करंट को जीरो करना है। करंट को जीरो कैसे किया जा सकता है? आपने एक बैटरी लगाई, उसके ऑपोजिट में दूसरी बैटरी लगा दी। देखो ध्यान से, सर्किट बना रहा हूं, मैंने एक बैटरी लगाई और इसी के ऑपोजिट में एक दूसरी बैटरी सर्किट में लगा दी। इस प्रिंसिपल को ध्यान से समझना। एक बैटरी लगाई EMF की और इसी के आगे एक और EMF की बैटरी लगा दी, बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों का पोटेंशियल सेम है, दोनों का EMF सेम है, तो होगा क्या? अब ऊपर वाली बैटरी चाहेगी करंट एंटी क्लॉकवाइज जाए, नीचे वाली बैटरी चाहेगी करंट क्लॉकवाइज जाए। अब क्योंकि दोनों की पावर सेम है, ये दोनों का EMF सेम है, सो वी विल से दैट I विल बी जीरो। इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम सर्किट के अंदर करंट को जीरो करते हैं जब भी पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं। Whenever we are talking about potentiometer, we will make the current in the circuit to be zero। हम सर्किट के अंदर करंट को कितना मान लेंगे? जीरो मान लेंगे। ठीक है, और फिर कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखिए एक बार इसी को कैलकुलेट करके देखते हैं आगे। मैं सर्किट बनाता हूँ, पोटेंशियोमीटर का सर्किट कैसा दिखेगा? तो एक मेरे पास होगा ऐसा प्राइमरी सर्किट। ठीक है, मैंने इसमें एक प्राइमरी सेल लगा रखा है, एक स्विच लगा रखा है, एक एमीटर लगा रखा है, फिर इसके आगे एक रियोस्टेट लगा रखा है। रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने के काम आता है। आपने 10th क्लास में इस चीज को पढ़ा हुआ है। फिर मैंने क्या किया, इस सर्किट के एक एंड को, इस सर्किट के एक एंड को मैंने एक बहुत ही लंबे रेजिस्टेंस वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया। बहुत ही लंबे ऐसे रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट कर दिया। बहुत ही लंबे ऐसे रेजिस्टेंस वायर से एक तरफ से कनेक्ट कर दिया, लाइक दिस। ये मेरा प्राइमरी सर्किट आपको पोटेंशियोमीटर में हमेशा देखने को मिलेगा। क्या करना है, अपन ने एक प्राइमरी सर्किट में प्राइमरी बैटरी लगानी है और उसको एक बहुत लंबे, ये देखो ब्लैक कलर से मैंने रेजिस्टेंस वायर शो किया है। और मैंने क्लास में पहले भी तुम लोगों को बताया था, आज भी बता रहा हूँ, ये जो रेजिस्टेंस वायर है ये एलॉय से बना होता है। ठीक है, क्यों एलॉय से बना होता है? हमने बात की थी, रैप्स के अंदर जितने भी वायर्स होते हैं उनको एलॉय से बनाने का रीजन ये रहता है कि भाई उनका रेजिस्टिविटी में चेंज ज्यादा नहीं रहता टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग। तो टेम्परेचर में चेंज आ भी जाए तो रेजिस्टिविटी उतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं करता। तो जो एलॉयज हैं उसके अंदर ज्यादा चेंज अपन को देखने को ही नहीं मिलता। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ तो ये चीज लगा दी, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस A पॉइंट और इस B पॉइंट से एक सेकेंडरी सर्किट लगाएंगे और इस सेकेंडरी सर्किट को इस तरीके से लगाएंगे कि यहाँ पर हमारा अननोन EMF होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा अननोन EMF होगा। उसके आगे मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया और गैल्वेनोमीटर को एक जॉकी से कनेक्ट कर दिया, जैसे मूवेबल जॉकी हमारे पास मीटर ब्रिज में थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, जैसे मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ, दिस इज द प्राइमरी सर्किट, नीचे है मेरे पास सेकेंडरी सर्किट और इधर है मेरे पास ये रहा जॉकी। ठीक है, दिस इज द कनेक्टिंग वायर या फिर रेजिस्टेंस वायर मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस वायर दिख रहा है आपको, और ये इस तरीके से मेरे पास पूरा पोटेंशियोमीटर का सर्किट निकल के आता है। अब इस सर्किट में देखिए, अगर V पोटेंशियल प्राइमरी बैटरी दे रही है मुझे, तो यही V पोटेंशियल ही तो रेजिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हम यही तो बात करते हैं। आप खुद सोचो कि अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं और उनको मैंने सीरीज में लगा रखा है, तो ये पोटेंशियल V1 और V2 में डिवाइड हो जाएगा। सीरीज में दिस पोटेंशियल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये चीज हमने आज तक पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर तो रेजिस्टेंस सीरीज में थोड़ी ना कनेक्टेड है, दो चार रेजिस्टेंस थोड़ी ना। यहाँ तो एक सिंपल सा मेरे पास बहुत लंबी वायर है ए से लेके बी पॉइंट तक की, तो जो भी पोटेंशियल है वो इस पूरी वायर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो भी पोटेंशियल है वो पूरी वायर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वी कैन से दैट द पोटेंशियल गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड
over the whole resistance wire, पूरी की पूरी रेजिस्टेंस वायर पे ये पोटेंशियल जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इसी को हम आगे जाके पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देते हैं। बेटा ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी चीज का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। अगर किसी भी चीज में चेंज आ रहा है लेंथ के रिस्पेक्ट में तो उसे ग्रेडियंट कहेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज है, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो आप खुद सोचो भाई हर यूनिट लेंथ पे कोई ना कोई पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, बिल्कुल रहेगा। सो वी कैन से दैट इफ पोटेंशियल is distributed over the wire, then it's called potential gradient। तब अपन इसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। भाई हमने क्या किया, हमने इसमें एक प्राइमरी सर्किट लगा के जो भी पोटेंशियल V मिल रहा था, क्योंकि उसको एक रेजिस्टेंस से लगा रखा है तो पोटेंशियल रेजिस्टेंस पे डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस तो लेंथ के फॉर्म में, तो पोटेंशियल पूरा का पूरा लेंथ पे डिवाइड हो जाएगा और उसी को नाम क्या दिया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। डिनोट किससे करेंगे? तो फाई से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या रहेगी? तो V बाय L रहेगी, जो पोटेंशियल प्राइमरी सर्किट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और जो लेंथ ऑफ द वायर है, इसी को कैलकुलेट करके हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर, चलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट तो समझ में आ जाता है, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो सर पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, अब अपन ईएमएफ को कैसे निकालेंगे? ये जो आपने यहाँ पर सेकेंडरी सर्किट के अंदर जो ईएमएफ लगा रखा है, इसकी वैल्यू को कैसे निकालोगे? तो अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि इस वायर पे अब पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इस वायर पे अब अगर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो एक पर्टिकुलर लेंथ तक पहुंचकर क्या इस ईएमएफ के बराबर पोटेंशियल हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। सर अगर खुद सोचो ना यार, कि अगर 2 वोल्ट पर मीटर मेरे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है और मान लो ये ईएमएफ है 10 वोल्ट की, तो मुझे कितने मीटर वायर चाहिए होगी ताकि मेरे को इसी ईएमएफ के बराबर पोटेंशियल मिल जाए? तो खुद सोचो, हर एक वोल्ट में हर एक मीटर में 2 वोल्ट आपको पोटेंशियल मिल रहा है। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 मीटर वायर अगर ले लूं तो 10 वोल्ट पोटेंशियल मिल जाएगा, और ये 10 वोल्ट ऑब्वियसली इसके बराबर होगा, तभी तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो जाएगी, तभी तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी? जीरो। तो इसी प्रिंसिपल को हम यहाँ पर यूज करते हैं और इसी को एक्सप्लॉइट करके आंसर्स निकालते हैं। अब अपन कुछ नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे, नाउ द जॉकी इज मूव्ड, नाउ द जॉकी इज मूव्ड। अब हमने इस जॉकी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराना शुरू किया। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जॉकी नल डिफ्लेक्शन देगा। सो देयर विल बी a point where the jockey will show null deflection। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जॉकी नल डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे जॉकी ने नल डिफ्लेक्शन दिया उस पॉइंट पे रेजिस्टेंस वायर का पोटेंशियल और ईएमएफ बराबर होगा, तभी तो जॉकी नल डिफ्लेक्शन देगा। भाई खुद सोचो यार, नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? वायर में करंट जीरो, और हमने अभी थोड़ी देर पहले यही बोला था कि अगर सर्किट के अंदर करंट जीरो कर देंगे तो जो पोटेंशियल निकल के आएगा वही तो ईएमएफ के बराबर होगा। तो यहाँ पर वही चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो जिस भी पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन मिला, एट दैट पॉइंट पोटेंशियल ऑफ द वायर, पोटेंशियल ऑफ द वायर इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। उस पॉइंट पे जो वायर का पोटेंशियल है वही ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर है, एंड इसी चीज को हम यूज करते हुए आगे चलते हैं। अब खुद सोचो यार, अगर मान लो L1 लेंथ पे हमारा नल पॉइंट आ जाए, L1 लेंथ पे हमारा नल पॉइंट आ जाए, तो क्या हम ईएमएफ को पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या किया हमने भाई? आपने सबसे पहले जो प्राइमरी सर्किट लगाया था, दोबारा से सुनो, उस प्राइमरी सर्किट ने पूरे वायर पे अपने पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बना दिया, ठीक है। उसकी वैल्यू फाई इज इक्वल टू V बाय L थी। चलिए बिल्कुल सही बात है। अब आपने क्या किया? अब आपने
सेकेंडरी सर्किट लगाया, वायर के दूसरे दोनों एंड्स पे आपने बैटरी लगा दी, लेकिन बैटरी का जो दूसरा एंड था उसको आपने फ्री रखा और वायर पे मूव करवाना शुरू किया। एक पॉइंट आपको ऐसा दिखा जहां पर नल पॉइंट आ गया, वहां तक की आपने लेंथ को L1 मान लिया। अब जितना इस L1 लेंथ का पोटेंशियल होगा और उतना ही EMF होना चाहिए, तभी तो आपकी वायर के अंदर करंट जीरो होगा। तो वही चीज को आपने एक्सप्लॉइट किया और यहाँ से EMF की वैल्यू ग्रेडियंट इनटू L1 के फॉर्म में कैलकुलेट कर ली गई है। एंड इसी को हम पोटेंशियोमीटर का बेसिक वर्किंग कहते हैं। ठीक है, आपको हमेशा सिर्फ इतना याद रखना है कि पोटेंशियोमीटर काम किस प्रिंसिपल पे करता है। तो आपको पोटेंशियोमीटर के अंदर करंट को जीरो करना है, तभी आप टर्मिनल पोटेंशियल से EMF को मेजर कर सकते हो। ठीक है, EMF को मेजर करने के लिए यू हैव टू make the current to be zero in the circuit. Now, in order to make the current zero in the circuit, what do you use? You use a resistance wire, and over that resistance wire, the potential gets distributed. और फिर secondary circuit जब लगाते हो तो current zero होगा। ठीक है, फटाफट बताइए, ये जो छोटा सा प्रिंसिपल मैंने बताया सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर अपन इसमें आगे चलेंगे। फटाफट बताओ, हैंड रेज करके बताओ, फास्ट। फास्ट, यस एवरीवन, हैंड रेज करिए ताकि अपन आगे चलें। इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन और करेंगे इसमें। देखिए बेटा, जितने बच्चों ने मुझे कॉपी सेंड नहीं की है वो आप आज भी सेंड कर देना, क्योंकि आज के बाद भी अगर आई तो मैं चेक नहीं करूंगा। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नहीं दी। चलिए, तो अभी तक अपन ने बात की कि किस तरीके से EMF को कैलकुलेट किया जाता है। टू कैलकुलेट द EMF यू हैव टू मल्टीप्लाई द पोटेंशियल ग्रेडियंट विद द नल पॉइंट। सो यहाँ पर अपने क्या यही तो किया है, इधर से उठाया पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, और दूसरे से उठाया नल पॉइंट और दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, तो क्या मिल गया? अननोन EMF मिल गया। सही है, अब क्या करेंगे? अब इसका एप्लीकेशन देखो। ठीक है, इसका एप्लीकेशन इसका क्या रहेगा? नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन ये रहेगा हमारा कि हमारे पास मान लो एक EMF वाली बैटरी नहीं लगाई, अब दो EMF है, मेरे को नहीं पता उनका रेशियो निकालना मुझे। ठीक है, दो मेरे को EMF नहीं पता, मुझे उनका रेशियो निकालना है। मैं कैसे निकाल लूंगा? सो सबसे पहले तो सर्किट बनाऊंगा, ध्यान से देखो। ठीक है, सर्किट भी क्यों बनाऊं, सबसे पहले हेडिंग लिख देता हूँ ना। ठीक है, तो लिख देता हूँ टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ EMFs of two different cells। दो अलग अलग सेल्स थे, उनके EMF का आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज की बात करना चाहता हूँ। कुछ बच्चे सोचते हैं सर हम वोल्टमीटर की हेल्प से भी तो EMF निकाल सकते हैं। बेटा, वोल्टमीटर के हेल्प से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि वोल्टमीटर हमेशा खुद भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस रखता है। वोल्टमीटर itself is having some resistance। ठीक है, therefore some current will flow through it। कुछ ना कुछ करंट उससे फ्लो होगा। हमें पता है कि EMF अगर मेजर करना है तो करंट जीरो होना चाहिए। अगर करंट जीरो होगा तभी EMF मेजर हो सकता है। ठीक है, तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि करंट अगर सर्किट में जीरो होगा तो ही EMF निकलेगा। और EMF को वोल्टमीटर के हेल्प से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वोल्टमीटर खुद करंट को ड्रॉ कर लेता है। अगर खुद करंट को ड्रॉ कर लेगा तो मेजर्ड पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर होगा। क्यों? बिकॉज द फॉर्मूला सेज दैट V इज इक्वल टू E माइनस IR। अगर I की वैल्यू जीरो नहीं हुई तो आपकी E से कम वैल्यू आपको V की मिलेगी। और हमेशा आप याद रखिए कि V जो है ये टर्मिनल पोटेंशियल है, और ये टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टमीटर मेजर करता है। कौन मेजर करता है? वोल्टमीटर मेजर करता है। तो वोल्टमीटर मेजर्स द टर्मिनल पोटेंशियल। EMF को मेजर करने के लिए आपको पोटेंशियोमीटर चाहिए होता है, और पोटेंशियोमीटर जो है वो कौन से प्रिंसिपल को यूज करता है? करंट को जीरो करता है सर्किट के अंदर इन ऑर्डर टू मेजर द EMF ऑफ द सेल। सो आई होप ये छोटी सी बात आपको क्लियर हो रही होगी। नोट्स के अंदर ये चीज मेंशन्ड है, मैं तो बस यहाँ पर इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए।
ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर एक प्राइमरी सर्किट पहले बनाते हैं। ये लोग प्राइमरी सर्किट बनाया, अपन ने बड़ी सी बैटरी लगा दी, इसके आगे ये लोग रियोस्टेट लगा देते हैं, ये ऐसे लगा दिया रियोस्टेट ऐसे, ठीक है। सो दिस इज द रियोस्टेट। ये अब यहाँ पर लगा देते हैं रेजिस्टेंस वायर, ये लगा दिया रेजिस्टेंस वायर। अब इस रेजिस्टेंस, अब क्या है, बार बार थोड़ी ना अपन जिगजैग ऐसे रेजिस्टेंस वायर की बड़ी बड़ी सी लेंथ लगाएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पहले छोटी सी बैटरी लगाता हूँ, ईएमएफ, ये उसका गैल्वेनोमीटर, ये उसका नल पॉइंट। फिर मैंने क्या किया, एक और यहाँ पर ऐसे लगा दिया, ठीक है, ये इसका गैल्वेनोमीटर और ये इसका नल पॉइंट, ठीक है। दिस इज E1 EMF, दिस इज E2 EMF। दोनों के नल पॉइंट देखें तो पहले E1 का नल पॉइंट L1 पे आ रहा होगा और E2 का नल पॉइंट L2 पे आ रहा होगा। सो बोथ आर हैविंग सम नल पॉइंट्स, और वो कितने कितने पे आ रहे हैं, वो इतने इतने पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मेंशन कर देते हैं अपन यहाँ पर, नल पॉइंट ऑफ E1 एंड E2 आर एट L1, L2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नल पॉइंट जो है E1 और E2 का L1 L2 पे है रिस्पेक्टिवली, ये हमने यहाँ पर बता दिया। सो यहाँ से जो E1 की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 5L1, एंड सिमिलरली जो E2 की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 5L2। अगर इन दोनों का रेशो चाहिए तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, सो द आंसर बिकम्स E1 by E2 is equal to 5L1 by 5L2. So the answer becomes final E1 by E2 is equal to L1 by L2. And this is the formula to calculate the ratio of two unknown EMFs. अगर ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो ये तो डिटरमाइन करना बहुत ही आसान है। ये याद रखिए, जो प्राइमरी सेल था वो कुछ ना कुछ पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, दैट पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड, या फिर डिवाइडेड नहीं बोलते अपन, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं, ठीक है। गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी वायर, ठीक है। अब ये वायर पे अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा, दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज phi is equal to V by L। अब हम phi is equal to V by L के अंदर अगर V की वैल्यू या पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उसे ग्रेडियंट को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल मल्टीप्लाई द ग्रेडियंट विद लेंथ। तो ये अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर निकाल लें, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर है सबको तो एक बार हैंड रेज करके बता दो। If this is clear to everyone, then raise your hands fast. चलिए बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अब अपन इसका सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। हालांकि सेकंड एप्लीकेशन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन फॉर्मूला आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। और मजे की बात यह है कि अगर अपन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी देखें तो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी बात नहीं, कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं, लेकिन अगर आप क्लास के अंदर ध्यान दे रहे हो तो यू कैन थोड़ा सा आप दिमाग लगा के यू कैन सॉल्व इट इजीली, ठीक है। ध्यान से देखिए, सेकंड नंबर अपन इसका एप्लीकेशन देखते हैं। टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। भाई सेल का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालना है, याद करो जो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आता था, अगर वो मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, अपन उसकी बात करेंगे। देखिए प्राइमरी सर्किट तो वैसा का वैसा ही रहता है, प्राइमरी सर्किट तो हमें वैसा का वैसा ही रहता है। ये हमने रियोस्टेट लगा दिया, बैटरी लगा दी, प्राइमरी सर्किट के बाद हमने यहाँ पर अपनी रेजिस्टेंस वायर लगा दी एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये तो वैसा ही रहेगा। लेकिन जो सेकेंडरी सर्किट है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे बैटरी का,
ठीक है, फिर इसके बाद मैं नीचे क्या करता हूँ, इसी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देता हूँ। ठीक है, और बीच में यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर को ऐसे कनेक्ट करके यहाँ ले जाता हूँ। अब सर आपने यहाँ पर ये ऐसे गैप क्यों बनाया, तो गैप बनाया यहाँ पर टू वे की के लिए। ये क्या है, एक टू वे की है। ठीक है, यहाँ बीच में ऐसे स्विचेस होते हैं, ये जो दो एम्प्टी होल्स बनाए हैं ये स्विचेस होते हैं, एक को एक्स नाम दे दिया, एक को वाई नाम दे दिया। दिस इज द ईएमएफ, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, रेजिस्टेंस वायर मेरे पास ए और बी है। हम क्या देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। एक बार है ना, सबसे पहले सिर्फ एक्स को क्लोज किया, एक्स जो की थी इसको क्लोज किया, तो एक्स को क्लोज किया, वाई ओपन है। दैट मीन्स जो भी करंट है वो सिर्फ ऊपर से ही ऐसे जा सकता, नीचे वाली ब्रांच जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो वट एवर करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट वो सिर्फ ऊपर वाली ऐसी ब्रांच से, बैटरी से ही निकलता हुआ दिखेगा। चलिए, अब इस टाइम पे अगर मैं नल पॉइंट को कैलकुलेट करूं, सिर्फ इस टाइम पे व्हेन एक्स इज क्लोज्ड, ठीक है, तब अगर मैं नल पॉइंट कैलकुलेट करूं और मान लो L1 पे आ जाए, सो दैट नल पॉइंट, दिस नल पॉइंट will give the EMF of the cell। क्यों? क्योंकि ये तो पहले जैसा दिख रहा है ना, एकदम पहले जैसा अरेंजमेंट दिख रहा है, नीचे रेजिस्टेंस बॉक्स वाला सर्किट तो चल ही नहीं रहा, तो हम क्या बोलेंगे, दिस नल पॉइंट विल बी EMF ऑफ द सेल। ये तो EMF के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है। और यहां से जो हम निकालेंगे वो E बराबर फाई L1 आ जाएगा। ये तो एग्जैक्टली सेम जैसा हो गया पहले जैसा। ठीक है, क्या किया, एक्स को क्लोज किया, वाई ओपन ही है, मतलब नीचे वाली ब्रांच जो रेजिस्टेंस बॉक्स वाली ब्रांच है वो नहीं चल रही। अब देखिए अपन क्या करते हैं, अब नेक्स्ट केस के अंदर हम एक्स एंड वाई बोथ आर क्लोज्ड, अगर दोनों को क्लोज कर दिया जाए, अगर एक्स और वाई दोनों को क्लोज कर दिया जाए तब क्या होगा, तो ये लो वाई को भी क्लोज कर दो, यहाँ पर एक्स को भी क्लोज कर दिया, वाई को भी क्लोज कर दिया। जैसे ही दोनों को क्लोज किया तो अब करंट यहां से भी जाएगा और करंट इधर से भी जाएगा, करंट दोनों ब्रांच में डिवाइड होगा। जो ईएमएफ वाली बैटरी थी, ईएमएफ वाली बैटरी थी, वहां से जो करंट निकलेगा दोनों ब्रांच में जाएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। सो करंट विल ट्राई टू मूव अपवर्ड्स आल्सो एंड डाउनवर्ड आल्सो। अब नल पॉइंट निकालोगे तो मान लीजिए नल पॉइंट L1 पे आ गया, सॉरी L2 पे आ गया, तो नल पॉइंट इज एट L2। लेकिन ये नल पॉइंट देगा क्या, क्या ये ईएमएफ देगा क्या, नहीं, ये टर्मिनल पोटेंशियल देगा। क्यों? क्योंकि बेटा आपने गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में से तो करंट को जीरो कर दिया, यहां पर आपने करंट को जीरो कर दिया, लेकिन क्या आपने रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर से, ये जो मैं दूसरा आपको डायरेक्शन दिखा रहा हूं, क्या यहाँ पर करंट जीरो हो चुका है क्या, नहीं। अगर करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है और मेजर्ड कर लिया हमने पोटेंशियल, सो दैट विल बी इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल, तो यहाँ पर V बराबर फाई L2 निकल आता है। यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है समझने का। अगर मैं करंट के चलते हुए पोटेंशियल को मेजर कर लूं तो वो टर्मिनल पोटेंशियल होगा, और अगर मैं करंट बंद करे हुए पोटेंशियल को मेजर कर लूं तो वो ईएमएफ होगा। तो पहले केस में तो हमने करंट बंद करके फिर ईएमएफ मेजर कर लिया, और दूसरे केस में हमने ये देखा कि करंट गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच से तो बंद हो जाता है, लेकिन नीचे वाला जो रेजिस्टेंस बॉक्स वाला सर्किट है उसमें तो चलता रहता है, तो वहां पर तो मेजर्ड पोटेंशियल किसके बराबर होगा, टर्मिनल के। अब तो क्या, अब तो बस इन दोनों फॉर्मूले को V इजिकल टू E माइनस आई आर वाले फॉर्मूले में पुट करना और आंसर निकालना है। तो हम V की जगह लिख सकते हैं फाई L2, ठीक है, E की जगह लिख सकते हैं फाई L1, हम I की जगह लिख सकते हैं V बाय कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ओम्स लॉ से, ठीक है, और V की जगह अपन अगेन क्या लिख देंगे, फाई L2 लिख देंगे, और इंटू स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R। अभी फाई L2 वाली टर्म्स एक तरफ ले आओ, तो फाई L2 कॉमन हो गया, अंदर बचा 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R बराबर फाई L1। यहाँ पर फाई से फाई कैंसिल हो गया, सो नेक्स्ट लाइन में मेरे पास बचता है 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाय L2। यहाँ से स्मॉल r बाय कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी L1 बाय L2 माइनस 1, एंड अगर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो वो होगा कैपिटल R L1 by L2 minus 1, and this is the formula to calculate the internal resistance। कुछ नहीं किया, दो चीजें यहाँ पर याद रखनी है, जब अपन ने X को क्लोज किया है तो EMF मेजर हुआ है, और जब दोनों को क्लोज किया है तो टर्मिनल पोटेंशियल मेजर हुआ है, और उसको उसके बाद V इजिकल टू E माइनस आई आर वाली इक्वेशन के अंदर हमने पुट किया, ओम्स लॉ लगाया, और फिर डायरेक्टली आंसर्स को कैलकुलेट कर लिया और ये फॉर्मूला निकाला।
फटाफट बताइए सबको ये चीज क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर अपन आज की क्लास खत्म करते हैं, क्वेश्चन इस पे बेस्ड कल करेंगे। चैप्टर यहाँ खत्म होता है, चैप्टर यहाँ खत्म होता है। क्वेश्चंस अपन पोटेंशियोमीटर के अब कल करके कंप्लीट कर देंगे चैप्टर। एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन चलेंगे थोड़े कंपटीशन लेवल सवाल करेंगे, नीट जेई के क्वेश्चन करेंगे क्लास में, ताकि थोड़ा मजा आए, फील आए कि क्या हमने पढ़ा है, क्या हम उसको एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये चीज के बारे में पता होना चाहिए। फटाफट हैंड रेज करके बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? फास्ट, ठीक है। कल अपन एनसीईआरटी का पोटेंशियोमीटर कंप्लीट करके एंड जेई और नीट के प्रीवियस ईयर उठाएंगे इसी चैप्टर के, करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो उसमें मैं कुछ नई बातें भी आपको बताऊंगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा कि ट्रिक्स से अपन डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ ट्रिक्स बताई जाएंगी, उन ट्रिक्स के हेल्प से अपन डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, हम सब चीजों की बात करेंगे। किसी को कोई भी डाउट आए तो आप शाम को कॉल कर सकते हैं।